अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़िशान बशीर। नाज़रीन, इलेक्शन का अमल खुश उसलूबी से मुकम्मल हुआ और उसके बाद अब हुकूमत साजी का मरहला चल रहा है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातें एक दूसरे से मुशावरत भी कर रही हैं। भाग दौड़ का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा कौमी असम्बली की 265 में से 264 नशिस्तों के नताज के मुताबिक 101 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जिनमें PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की तादाद 93 है। मुस्लिम लीग नून 75 और पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। कौमी असम्बली में किस पार्टी की पोजीशन क्या है? PP वज़ारत उस्मा की ख्वाहिशमंद है। हुकूमत साजी के लिए राबते मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है और तमाम जमातें इस वक्त मुतहरिक नजर आ रही हैं। और अगर हम नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनकी आला क़यादतों की भी मुलाकातें हुई हैं, जबकि मजीद मुलाकातों का भी इम्कान है। अब देखना यह है कि अब आने वाली हुकूमत किस तरह की होगी, आया मखलूत हुकूमत होगी, खाका क्या होगा, क्योंकि और भी बहुत से इलेक्शंस आने वाले हैं। देखना यह भी है कि स्पीकर कौन होगा, उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, वो फैसले किए जाने हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल बलोच से हम जानेंगे PMLN की मीटिंग के हवाले से, जबकि यासिर हुसैन हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। वहाँ पर भी आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होने के लिए जा रहा है। यासिर, पहले आपकी जानिब बातें ये बताइएगा, क्या इत्तलात हैं, क्या गहमा गहमी है? आज CEC का इजलास है पीपल्स पार्टी का और डेफिनेटली दीगर जो सियासी रहनुमा हैं, सियासी शख्सियात हैं, वो भी इस्लामाबाद में मौजूद होंगी, तो कैसी रौनकें हैं यहाँ पर? जी देखें, आज तो ये तमाम तर जो मामलात हैं, जो डिस्कशंस की गई हैं PMLN के साथ, जो 3 मुलाकातें हुई हैं, वो तमाम तर मुलाकातों का अहवाल जो है वो सामने रखा जाएगा। और ख़ासकर जो सीनियर क़यादत है पीपल्स पार्टी की, वो जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात या उनकी कुछ तजावीज़ जो हैं वो सामने लाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि जब पहली मुलाकात हुई लाहौर में नवाज़ शरीफ के साथ, आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की, उसके बाद जो है पार्टी के अंदर से भी कई तहफ़्फ़ुज़ात या नाराज़गियाँ जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई, जिनमें नदीम अफजल चंद जो हैं उन्होंने तो बरमला कहना शुरू कर दिया कि वो किसी सूरत PMLN के साथ जो है इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत साजी के हवाले से। साथ साथ हमने देखा कि जो सीनियर क़यादत है उन्होंने तमाम तर जो मामलात थे वो अपनी जो है चेयरमैन के सामने रखे होंगे यकीनन। इसीलिए ये जो अंदर से जो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, तो फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ ज़रदारी ने आपस में गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोनिक मुशावरत करने के बाद उसके बाद फैसला किया कि CEC का इजलास बुलाया जाए और उसमें बाकायदा डिस्कशन सामने रखी जाए। हुकूमत साजी पर आज जो बात की जाएगी और हतमी फैसले लिए जाएंगे। ये बताइएगा कि ये 2 और 3 साल के लिए जो पावर शेयरिंग का फार्मूला एक सामने आया, मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं वो इसकी तरदीद कर रही हैं। इवन कि मरियम औरंगजेब ने भी ये कहा कि अभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई, तो ये इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, हमने यहाँ पर मौजूद उनके PS से भी मालूम किया तो वो इस बात पर मुस्कुराए। यकीनन ये एक्सेप्टेबल ये प्रोसेस है ही नहीं कि 2 साल आपके 3 साल आपके, यानी पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मजाक सा बनाया जाएगा कि 2 साल आपके 3 साल आपके, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ इब्तदाई तौर पर दिखाई नहीं देता। भी अभी तक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से जितनी मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात पर तस्दीक नहीं की और ना तरदीद की। लेकिन आज जो है, आज की CEC इजलास में जो बेसिक मेन एजेंडा है वो हुकूमत साजी के हवाले से है, आज़ाद अरकान से राब्तों के हवाले से है। उनमें यही गुफ्तगू हो रही है कि अब हुकूमत साजी किस तरह से करनी है। सोहेल अब्बास बलोच, आपकी तरफ में आऊँगी और यही सवाल मैं पुट करूँगी आपके सामने कि लाहौर में क्या चल रहा है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है, बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं हुकूमत साजी के हवाले से, तो आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून जो है वो खास तौर पर इत्तेहादियों को दावत तो दे रही है कि वो हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए और मुल्क को में इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम जो है उसको बरकरार रखा जाए, जो मसाइल में मुल्क गिरा बाहर निकाला जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इलेक्शन के नताइज के बाइस से लेकर अब तक यही बता रहे हैं, खिताब में भी कह रहे हैं और जब उनकी मीटिंग्स होती हैं कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास मुकम्मल नंबर्स नहीं है वफाक में हुकूमत बनाने के लिए, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो सर तोड़ कोशिशें कर रही है। एक तो आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनके साथ मुसलसल मुस्लिम लीग नून की क़यादत, जो मरकज़ी क़यादत है, वो खुद बराह रास्त मुलाकातें भी कर रही है और राब्ते भी कर रही है। जो कमेटी बनाई गई है वो भी मुसलसल तौर पर जो आज़ाद उम्मीदवार, जहाँ तक कि इनके असर रसूख है या ताल्लुक है या इनका कोई राब्ता हो रहा है, उनको जो है वो अपने साथ दावत दे रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब आज़ाद जो उम्मीदवार थे उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, कितने लोग मुमकिन तौर पर शामिल हो सकते हैं इस मुलाकात में?
जी, हमारे ज़राए के मुताबिक जो सदर मुस्लिम लीग नून के उनकी जानिब से 20 से 25 आज़ाद उम्मीदवारों को दावत दी गई थी मुलाकात की, जिसमें से 5 उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता तौर पर अलामिया भी जारी किया गया है कि ये उम्मीदवार हैं और इन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत कर ली है। मज़ीद उम्मीदवार हैं उनमें ज़राए ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी और वो बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत का ऐलान करेंगे। PTI के भी अरकान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के राब्ते में हैं और अब देखना यह है कि कितनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार नून लीग का या इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। आने वाले वक्त में ये मालूम हो जाएगा। सोहेल हमारे साथ ही रहिएगा। हमें सलमान आबिद साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत साजी के लिए तमाम जमातें काफ़ी मुतहरिक है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने इस्तीफ़ा दे दिया है अपनी पार्टी पोजीशन से, और अब की खबर यह है कि सिराजुल हक साहब ने भी अमीर जमात इस्लामी से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये इस्तीफ़े क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह तो ये है कि सिराजुल हक साहब जो है वो जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा है, नताइज मुस्बत नहीं मिल सके और वो उस नाकामी को अपनी नाकामी समझते हुए उन्होंने अपनी इमारत से इस्तीफा दिया। और वैसे भी नए अमीर का इंतखाब जो है होने वाला था, तो सिराजुल हक साहब ने जो है ना वो इस्तीफा देकर नाकामी को कबूल किया है और ये माना है कि उनकी क़यादत में पार्टी जो है वो काम नहीं कर सकी जो उसको करना चाहिए था। यही सूरत हाल जो है जहांगीर तरीन साहब के साथ भी हुई है और IPP के साथ जो इंतखाबात में सूरत हाल हुई है वो लगता यही था कि उनके पास अब ऑप्शन कोई नहीं बचा था और उन्होंने भी अपने आप को इज्जत से बाहर निकलने का फैसला किया, सियासत से भी और पार्टी से भी। तो ये सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन जो हुकूमत का जोड़ तोड़ चल रहा है अब असल में देखना सिर्फ ये है कि मरकज में और पंजाब में क्या सेटअप जो है ना फाइनल होता है। लेकिन ये जो तजवीज़ हमारे सामने चल रही है ना कि 2 साल और 3 साल इसका गवर्नमेंट भी कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई माकूल तजवीज़ और इस तरह से कुछ सोचा भी जा रहा होगा। सूबों में फार्मूला चला था बलूचिस्तान में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, सनाउल्लाह ज़हरी के दरमियान और डॉक्टर मालिक के साहब के दरमियान, लेकिन मरकज में ऐसा कोई नहीं होगा। अभी अब देखना सिर्फ ये है क्योंकि अगर मरकज में नवाज शरीफ साहब जाते हैं वज़ारत उज़्मा के लिए तो फिर पंजाब में कौन वज़ीर आला होगा, और अगर बिलावल साहब के पास वज़ारत उज़्मा जाती है तो फिर उस सूरत में पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा। मुझे लगता नहीं है कि दोनों चीज़ें जो है वो एक ही जमात के पास होंगी, यानी पंजाब की वज़ारत आला भी और मरकज की प्राइम मिनिस्टरशिप भी, उसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है। लेकिन अभी जो बुनियादी तौर पर लेन देन का ही मामला है ना, जो गिव एंड टेक है, पीपल्स पार्टी चाहेगी है कि हम अपनी जो हमायत कर रहे हैं PMLN के साथ उसमें ज्यादा से ज्यादा बार्गेन कर सकें। ऑब्वियसली सलमान साहब, बार्गेनिंग पे इस वक्त बात है, मजीद भी इस हवाले से डिस्कस करते हैं। एडवोकेट हसन रजा पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह हैं। पाशा साहब, इस वक्त जो मुख्तलिफ उज़रदारियाँ सामने आई और उससे पहले हमने देखा कि हाई कोर्ट में भी केस दिए गए, आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से रिजल्ट्स को चैलेंज किया गया। आपके ख्याल में किस हद तक जो है ये आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो सकेंगे सीटें, या ये रिजल्ट्स रिवर्स करवाने में कितने स्ट्रांग दिखाई देते हैं आप? देखिए, जहां तक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई उज़रदारियों का ताल्लुक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई चेंज आए जो ऑलरेडी गैर सरकारी गैर हतमी नतायज अनाउंस हो चुके हैं। अल्टीमेटली इन लोगों को, उन उम्मीदवारान को जाना पड़ेगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहाँ पे वो अपनी एविडेंस पेश कर सकेंगे कि ये हमारे पास एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे हम ये समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। फॉर्म 47 सही तौर पे 45 फॉर्म के मुताबिक नहीं बनाया गया और ये धांधली की गई है। तो उसके लिए ये जो सबरी ट्रायल है उसमें इनको कोई रिलीफ मिलने का नहीं है। और अभी आज ही मैंने देखा कि 3-4 ऐसी पिटीशंस जो कि 2 दिन पहले फाइल की गई थी, आज उनका डिसीजन आए और वही फैसला रहा जो फैसला उस वक्त आरोज ने अनाउंस किया था। तो मेरा ख्याल ये है कि इनको ज्यादा जोर इधर लगाने के बजाय वो पिटीशंस तैयार करनी चाहिए, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए लेटर लिख दिए। देखना ये है कि किस तरह से अपना केस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इस हवाले से मजीद ज़रा तफसील से बात करेंगे। अभी यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं और आप सब जानते हैं कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने हारने के बाद लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और दरख्वास्त दायर की थी और आज उन दरख्वास्तों पर समाअत भी हुई। समाअत का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास अवान के साथ। जी वकास, बताइएगा। जी देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में आज इंतखाबी नताइज के खिलाफ 20 से ज़ायद मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। जस्टिस अली बाकर नशवी ने इन दरख्वास्तों पर समाअत की है। कौमी और सूबाई असम्बली की 20 से ज़ायद मुख्तलिफ नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नताइज को चैलेंज किया गया था। इन हलकों में लाहौर के जो 7 से 8 कौमी असम्बली के हल्के हैं, इसी तरह 5 से 6 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। उनके उम्मीदवारों ने जो है वो इंतखाबी जो नताइज है उन्हें चैलेंज किया था। इसी तरह सियालकोट के हल्का NA 171 से रेहाना डार ने ख्वाजा आसफ के इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया था। तो इन दरखास्तों पर समाअत हुई है। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये एतराज़ आयद किया गया कि ये दरखास्तें जो है वो काबिल समाअत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के फौरी बाद जो पहला फोरम होता है वो इलेक्शन कमीशन होता है और तमाम दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन के से रजू करना चाहिए था। जबकि जो दरखास्त गुजारों के वकील थे उनका मौक़िफ़ ये था कि उनके पास तमाम हलकों के फॉर्म 45 मौजूद है, जिसके मुताबिक वो इन हलकों में वाज़िया तौर पर अक्सरियत हासिल किए हुए हैं। लेकिन जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी जानिब से जो है वो उन्हें गैर कानूनी तौर पर जो है वो हराया गया है और मुखालिफ उम्मीदवार को इलेक्शन में जितवा दिया गया है। तो अदालत में जब दलाइल हो रहे थे तो इस दौरान सलमान अकरम राजा जो कि NA 128 से आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फॉर्म 45 की कंसोलिडेशन के वक्त प्रेजाइडिंग अफसरान ने उन्हें जो है वो जो फॉर्म 45 दिए थे उसके मुताबिक इलेक्शन नताइज उनके हक़ में आए हैं। लेकिन जो फॉर्म 47 कंसोलिडेट किया गया है उस वक्त ना तो उम्मीदवार को आने की इजाज़त दी गई थी और ना ही उस वक्त उनका कोई नुमाइंदा वहाँ था। लिहाजा अदालत से ये इस्तदा की गई है कि इन तमाम जो हल्के हैं इनमें दोबारा इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। पाशा साहब, ये जो अब केसेस वहाँ पर गए, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने समाअत की और उन्होंने कहा कि क्या पहले इलेक्शन कमीशन में गए थे चूँकि मुतालिका फोरम वो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब से कुछ देर पहले एक एलामिया जारी किया जिसमें उनका ये कहना है कि जो धांधली के इल्ज़ामात आ रहे हैं उन्हें मुस्तरद किया जाता है, इक्का दुक्का वाक़यात होंगे और उसके लिए रुजू किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में अब फिर क्या जो है वो मुमकिना अल्लाह अमल हो सकता है इन उम्मीदवारों की जानिब से? मैं यही अर्ज कर रहा था और वक्फे के दौरान फिर वो एलामिया सामने आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और मैंने पहले ये कहा था कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, अपनी तवानाइयां ज़ाया कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ये स्ट्रेट अवे अपनी पिटीशंस तैयार करें और ट्रिब्यूनल्स के रूबरू पेश करें। वहीं पे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो है और धांधली के हवाले से जो प्रूफ है उनके पास वो पेश करेंगे और ट्रिब्यूनल के पास ही इख्तियार है कि वो उनके फैसले उनकी पिटीशंस पे फैसला कर सकता है और किसी को डी-सीट कर सकता है अगर ये साबित हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इनको कोई रिलीफ मिलेगा। और वो वाजे हो गया कि जब वो कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई तो फिर जाने का फायदा ही नहीं है। जी ठीक है। हसन साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मुख्तार जावेद साहब से बात करते हैं और उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर कहिएगा कि बहुत सी जमातों की जानिब से, बहुत से उम्मीदवारों की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो आपने ग्राउंड पे जाके फाफिन ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, रिपोर्टिंग भी वहाँ से की है। तो जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या उससे इलेक्शन की शफाफियत पर सवालिया निशान नहीं? जी बहुत शुक्रिया। फाफिन ने ये चूँकि फाफिन चौथा अपना इलेक्शन ऑब्जर्व कर रहा था, 2008 से फाफिन ऑब्जर्वेशन के अमल में है और इस दफ़ा तकरीबन 6000 के लगभग हमने अपने ऑब्जर्वर और 24,000 पोलिंग स्टेशन और तकरीबन 25% तमाम पोलिंग स्टेशन जो मुल्क भर में 9,675 थे हमने ऑब्जर्व किए। अच्छा, जो हमारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपकी लोगों की नज़र से गुजरी होगी उसमें हमारी फाइंडिंग्स जो हैं वो की फाइंडिंग्स जो हैं वो 14 बड़ी फाइंडिंग्स हैं। तफसीली रिपोर्ट तो इंशाल्लाह मुरतब हो रही है, जल्द आ जाएगी। तो उसमें पहली जो रिपोर्ट है हमारी फाइंडिंग है वो यही है कि पोलिंग स्टेशन की हद तक जो डे लॉन्ग प्रोसेस था इलेक्शन के अमल का वो तो शफाफ रहा, सोए का दुका वाक़यात के। मगर फिर जब RO ऑफिसेज में जब कंसोलिडेशन का अमल शुरू हुआ तो वो कंप्रोमाइज हो गया और उस पर जिस तरह आपने खुद भी कहा बहुत सारी पार्टियों के अभी तक
मैं देख और सुन रहा था, उस पर गिले शिकवे, लिटिगेशन, कानूनी लाया अमल जारी है। और एक चीज ये थी कि मैं फाफन के हवाले से बताता चलूं कि अगरचे वो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक ऑब्जर्वर मुल्की और गैर मुल्की तो इसमें आए, उनको मुशाहिदे की इजाजत दी गई, लेकिन हमारे जो 53 मुशाहिदाकार थे उनको वोटिंग के अमल का जो मुशाहिदा था उसमें पोलिंग स्टेशन स्टाफ और सिक्योरिटी अमला ने रोक दिया। अच्छा। यानी हमारे 6,000 ऑब्जर्वर थे उसमें से 53। और फिर इसी तरह जब कंसोलिडेशन हो रही थी तो कंसोलिडेशन के अमल से भी हमारे ऑब्जर्वर को, और वो बड़ा क्रिटिकल मरहला होता है आपको पता है, तो वहां से भी उनको खासी बड़ी तादाद जो है उसको उन्होंने रोक दिया। और 76 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिनमें ओकाड़ा, सजावल, दादू, पेशावर, इस्लामाबाद, शेरानी, मुल्तान, क्वेटा, लाहौर, शांगला, खैरपुर, केच और मानसेरा कि जहां पर ये 76 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर उनको हमारे ऑब्जर्वर को रोका गया। एक चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर सामने आई वो ये कि फॉर्म 45 की हद तक जो है वो सूरत हाल कदरे शफाफ रही। जहाँ पर आरओज के पास क्या मामला और फॉर्म 47 की बात आई वहाँ पर डेफिनेटली जो है वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हुई हैं। पार्टियों की मुशावरत से सिविल सोसाइटी, फाफन की भी रिकमेंडेशंस थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली गई उसको रिफॉर्म्स करने के लिए। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, क्योंकि इन इलेक्शन में 1.6 मिलियन वोट जो हैं वो गिनती के अमल से खारिज हो गए। आपने धांधली की बात की ना, जो फाफन की फाइंडिंग्स है मैं वो रख रहा हूँ। तो 1.6 मिलियन वोट अगर आप गिनती के अमल से खारिज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो उससे खारिज शुदा वोट मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा है, तो वो बड़ा वाज़ेह है, सबकी समझ में आता है कि इसका क्या मतलब है। तो इस हवाले से मैं ये बताऊं कि फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक 25 कौमी असम्बली के हलकों में जो गिनती के अमल से खारिज किए गए वोट थे जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से बहुत ज्यादा थी। और अगर इसकी मैं थोड़ा सा डेटा आपको बताता चलूं तो इन 25 हलकों में 23 हलके पंजाब के हैं, एक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है और एक हलका जो है वो सिंध का है। और फिर अगर पार्टी वाइज इस पर मैं बात करूं तो फाफन के मुशाहिदाकारों की रिपोर्ट के मुताबिक 14 हलके जो हैं जिनमें ये मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा। मुख्तार जावेद साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप दोबारा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। कैसर शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तर्जुमान जमात इस्लामी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। कैसर साहब कहिएगा कि सिराजुल हक साहब ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया है, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने अपनी इमारत से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में जो वजूहात लिखी हैं, उन्होंने ये लिखा है कि इलेक्शन में जमात इस्लामी को मतलूब कामयाबी नहीं दिला सका और मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद के बावजूद वो उस तरह के नतायज जो मतलूब थे वो हासिल नहीं किए जा सके। उन्होंने कारकुनान की मेहनत को तहसीन की निगाह से देखते हुए अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल करे और उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी जो है नाकामी की उसको कबूल करते हुए जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफा दिया है। कैसे साहब ये बताइएगा कि अभी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है हुकूमत के लिए, तो क्या इस हवाले से पार्टी के अंदर से भी कोई प्रेशर था या कोई इख्तलाफ था ऐसा जो इन वजूहात में शामिल हो? नहीं, इसमें गुज़श्ता रोज जमात इस्लामी की जो लीडरशिप लाहौर में थी, मरकजी लीडरशिप, उसका इजलास भी हुआ और 2 दिन पहले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंतखाबात में जो धांधली हुई है, जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, उसमें उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो फौरी तौर पर रिजाइन करें। इस तरह की कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन ये उनकी एक ज़ाती राय है जो उन्होंने दी है। इस पर सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम साहब ने मरकजी मजलिस शूरा का इजलास जो है ज़ाती राय है। अब सवाल ये है कि जमात इस्लामी के नए अमीर कौन बनने जा रहे हैं? देखिए, ये अभी उन्होंने जो रिजाइन किया है, मरकजी मजलिस शूरा का 17 फरवरी को इजलास तलब किया गया लाहौर में, उसमें इस पर गुफ्तगू होगी। शूरा इसको कबूल करती है, इसको नामंजूर करती है या मुस्तरद करती है, ये शूरा का इख्तियार है। शूरा का इजलास 17 फरवरी को 10 बजे मंसूरा में शुरू होगा और उसके बाद जो इंतखाब के हवाले से 3 नाम जो इंतखाबी इलेक्शन कमीशन के सदर हैं राशिद नसीम साहब, उनकी तरफ से ऐलान हो चुका है। उसमें सिराजुल हक साहब, लियाकत बलोच साहब और हाफिज नीमो रहमान साहब हैं। हमारे यहाँ कोई कैंपेन नहीं होती, कोई उम्मीदवार नहीं होता,
ठीक है, 17 फरवरी को ये अब इजलास होने जा रहा है शुरा का, देखते हैं कि उसमें क्या फैसला होता है। बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम इलेक्शन और हुकूमत साजी के मरहले के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए तो सियासी जमातों की मुशावरत और भाग दौड़ जारी है ही, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में है। किस तरह से गवर्नमेंट वहाँ पर तश्कील देंगे, फैज़ान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, फजल तवाब हमारे साथ कोयटा से मौजूद होंगे, बलूचिस्तान की सूरत हाल की भी बात कर लेंगे। फैज़ान, ये बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवारान किस तरह से अपनी गवर्नमेंट तश्कील देंगे, कोई राबते हो रहे हैं यहाँ पर किसी सियासी जमात में शामिल होने के लिए? अच्छा ज़ीशान, इस तरह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है राब्ते तो हो रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें 2002 के इलेक्शन के, तो 2002 के इलेक्शन में जो है वो यहाँ पे एक प्रैक्टिस हुई थी कि अपोजिशन लीडर जो है वो आज़ाद मुंतखब हुआ था। इस मरतबा भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना वज़ीर आला जो है वो आज़ाद से आ जाए, लेकिन दूसरी जानिब हमें ये भी देखना होगा कि 3 फरवरी को जो है वो 11 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। अगर सेनेटर्स रिटायर हो जाते हैं और इनको अगर ये आज़ाद हैसियत से असम्बली में जाते हैं तो फिर इनके जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इनको नहीं मिलेंगी। अगर ये इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो इनको सेनेटर्स के चुनाव में जो है वो मसला आएगा। इस वजह से जो है अभी ये तमाम सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नाम जो हैं वो काफ़ी ज़ेरे गौर हैं और गर्दिश कर रहे हैं। सबसे पहला नाम जो है वो अली अमीन का नाम चल रहा है, क्योंकि वो पार्टी के सूबाई सदर भी हैं और सूबाई सदर की वजह से भी उनका नाम जो है वो गर्दिश कर रहा है। साथ ही साथ शकील खान का और स्पीकर मुश्ताक हुसैन, बहुत से नाम गर्दिश कर रहे हैं। कंफर्मेशन के लिए हमारे साथ मीना खान आफरीदी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मीना खान, बताइएगा कि कौन बनने जा रहा है केपी का वज़ीर आला? थैंक यू जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 90 के करीब हमारे एमपीएस इलेक्ट हुए हैं, आल दो कि वो आज़ाद सिंबल के ऊपर है, लेकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो जैसे पहले होता आ रहा है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जिसको भी नॉमिनेट करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे वज़ीर आला होंगे। आफरीदी साहब, ये बताइएगा कि क्या किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं या आज़ाद हैसियत बरकरार रखेंगे? उसके ऊपर भी जो हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो चेयरमैन इमरान खान साहब से मशावरत करेगी और मशावरत के बाद ही जो है इंशाअल्लाह ताला डिसीजन के ऊपर पहुंचेंगे कि आया हम आज़ाद हैसियत में ही अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे या किसी सियासी जमात को ज्वाइन करके वो जो है फिर अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा मीना खान, बताइएगा कि ऑप्शंस में है कि अगर ऐसा होता है तो किस सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग? सॉरी, अगर आप किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने का फैसला करते हैं तो केपी में किस सियासी जमात को ज्वाइन करेंगे? तरजीह क्या होगी? मैं देखें इस वक्त जो है वो ये कानूनी वो भी बना हुआ है कि शायद मेरे इल्म के मुताबिक जो पार्लियामेंट्री जमात होगी शायद उसमें शमूलियत होगी। अगर कानून के अंदर प्रोविजन है कि उसके बगैर भी हो सकता है, तो ये हमारी जो पार्टी है और लीडरशिप है। सर ये बताइए कि आपके तमाम आज़ाद उम्मीदवार इंटैक्ट हैं या दीगर जो है वो जमातें राब्ते कर रही हैं, वहाँ पर जाने के खदशात हैं? देखिए जी, ठीक है, अब आफरीदी साहब की आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे। जी बताइए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे जितने भी एमएनएस हैं, एमपीएस हैं, सारे इंटैक्ट हैं पार्टी के साथ और सारे जो है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के आवाज़ पे लपेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे मीना खान आफरीदी। फैज़ान, अगर सियासी जमात कोई ज्वाइन करते हैं तो प्रायोरिटी लिस्ट पर कौन सी जमातें हैं जिसके साथ प्रॉबेबली ये इत्तेहाद कर सकते हैं? अच्छा, जो अभी तक इनका राब्ता हुआ है वो जमात इस्लामी के से हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, और जब हमारी जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि दीगर पार्टियों के साथ भी हम राब्ते में हैं और सीनियर लीडरशिप का कहना है कि आप राब्ते जारी रखें, राब्ते ना छोड़ें। राब्तों का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। अब तक वहाँ पर क्या हुआ है बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे फजल तवाब से। फजल, बताइएगा।
जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी के हवाले से जोड़ तोड़ और राब्तों में तेज़ी आ गई है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मरकज़ के दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी के हवाले से गौर जो है वो शुरू किया गया है। और इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान से 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, उनसे राब्ते किए गए हैं और बाकायदा उन्हें पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई है। क्वेटा से 3 सूबाई हल्के हैं, जिसमें PB 41 से वली मोहम्मद नूरजी, PB 43 से लियाकत लेडी और इसके अलावा जो है दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार आना हैं उनसे राब्ते किए गए हैं और शमूलियत की दावत दी गई है। जहाँ तक वज़ारत आला की दौड़ की बात है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाब सनाउल्लाह खान ज़ैरी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से जाम कमाल खान और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से नवाब असलम रेसानी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से मोहम्मद सादिक संजरानी जो है, इन चारों के नाम जो है वो इस वक्त वज़ारत आला की दौड़ में जो है वो शामिल है, जिनके लिए जोड़ तोड़ और राब्तों का जो सिलसिला है वो जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सूबे के कौमपरस्त जमातों से भी राब्तों में है, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है बलूचिस्तान में सर फहरिस्त 11 नशिस्तों के साथ कामयाब हुई है, जबकि नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम 10-10 नशिस्तों के साथ जो है दूसरे नंबर पर है। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी हुकूमत साजी के हवाले से वज़ारत आला के लिए जो है बागदौड़ जो है वो शुरू की गई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं जो कामयाब हुए हैं 6, उनकी अहमियत जो है वो बढ़ चुकी है। तमाम आज़ाद उम्मीदवारों में 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका झुकाव जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में मरकज़ में मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो फार्मूला तय पाएगा, उस फार्मूले के तहत ही जो है बलूचिस्तान में हुकूमत साजी जो है वो तश्कील दी जाएगी। ताहम मखलूत हुकूमत ही जो है बलूचिस्तान में देखने को मिलेगी। किसी एक जमात के पास सादा अक्सरियत देखने को नहीं मिल रही है। 3 जमाती या 4 जमाती हुकूमत ही जो है वो तश्कील दी जा सकती है। ताहम अब तक जो आज़ाद उम्मीदवारान है ये मुतवक्की तौर पर कहा जा रहा है कि आज शाम तक जो है वो किसी एक जमात में जो है बाकायदा शमूलियत का ऐलान जो है वो कर सकते हैं। जी, हमारे नुमाइंदे फैज़ान हुसैन, फजल तवाब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।